प्रेमचंद्र अग्रवाल जी कहते हैं कि ज़रूरत थी तो हमने यहाँ पे अपने जो नियुक्तियाँ की हैं। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज़रूरत हमें भी है नौकरी की, ठीक है। हम BA हैं, MA हैं, B.Ed हैं और हमारा कंप्यूटर का कोर्स भी कर रखा है। जो योग्यताएं आप अगर जिस पद के लिए हैं वो सब योग्यताएं हम पूरी करते हैं। तो क्या आपके जो चाहते थे वही वो योग्यताएं पार करते थे? हम भी तो करते थे, तो हमें क्यों नहीं नियुक्ति दी गई? और जो नियुक्तियां हुई है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, तो पहले तो समाचार पत्रों में प्रकाशित होनी चाहिए थी। और उसका एक ये लिखा जा रहा है कि महोदय मेरा नाम ये है, सेवा में माननीय विधानसभा अध्यक्ष, मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया है, मैंने अराना किया है, फलाना किया है। उस आधार पर जो नियुक्तियां दी जा रही हैं 5400 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 1-1 लाख तक की नौकरियां दी जा रही है। रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि रेवड़ियों को जो कल्चर है इस देश में बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अपनी नाराज़गी व्यक्त कर चुका है। और 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से ये कहा है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें नफरत की हद तक जाना पड़ेगा। इस बारे में आप जो ये पत्रों के माध्यम से नियुक्तियाँ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो पूरा धांधली है। आप नियुक्तियाँ उन लोगों को दे रहे हैं जो आपको मोटी पैसा। अग्रवाल जी सही किया उन्होंने, जो उनको रखा है बहुत सही किया उन्होंने अपने लोगों को रख दिया है। आपको जो करना है आप करिए, उनका कहना है। संविधान का जो उन्होंने मजाक बनाया है, पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि भैया जल विभाग में, उन्होंने जल संस्थान में उन्होंने अपने लड़की को बोला कि भैया ज़रूरत थी, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई थी, रख दिया। क्या गलत किया? आप बताइए ना क्या गलत किया। आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप बोलिए तो आवाज़ उठाइए उसके खिलाफ। सारे कोई प्यारो है, कोई किसी का प्यारो का रिश्तेदार है, इसका रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार है। आप लोगों ने आवाज़ उठाई, किसने आवाज़ नहीं उठाई? तो वो करेंगे और वो तब तक करेंगे जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे। क्या आपको में कार्यरत हैं वही सबसे प्रतिभाशाली है और उत्तराखंड के जो 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं उनमें योग्यता नहीं है यहाँ आने की? ऐसा है, योग्यता की बात तो यहाँ रही नहीं, यहाँ तो सेटिंग की बात है। मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। यहाँ बस इतना है कि यहाँ अगर बोला जाए कि किसी भी भर्ती में देख लीजिए, आपके पास पैसा है, सेटिंग है, चाहे आप बैकडोर से जो एंट्रियाँ हो रही हैं, उनका क्या? और जगह जो एंट्रियाँ हो रही हैं, हमारे माननीय मंत्री जी जो कहते हैं कि भैया हम बिल्कुल भी भ्रष्टाचार को। हम हैं उत्तराखंड विधानसभा भवन के ठीक सामने। इस समय प्रदेश में ये मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है और हमारे साथ कुछ बेरोजगार युवा हैं जो अपनी बात रखना चाहेंगे उत्तराखंड विधानसभा के मुद्दे पर। इस समय बहुत ज़ोरों से चर्चा चल रही है उत्तराखंड विधानसभा की। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मंत्रियों के सिफारिशों से मुख्यमंत्री के OSD के रिश्तेदार निकले हैं और कुछ युवा मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, वो अपनी बात रखना चाहेंगे इस मुद्दे पे। भाई पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मोहित रतूड़ी है जी। और मैं, जैसे कि आपको विदित है कि विधानसभा में जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो बैकडोर से हुई हैं, किस प्रकार से हुई हैं, वो बहुत ही एक पेचीदा मुद्दा है। आप देखते हैं कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी कहते हैं कि ज़रूरत थी तो हमने यहाँ पे अपने जो नियुक्तियाँ की हैं। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज़रूरत हमें भी है नौकरी की, ठीक है। हम BA हैं, MA हैं, B.Ed हैं और हमारा कंप्यूटर का कोर्स भी कर रखा है। जो योग्यताएं आप अगर जिस पद के लिए हैं वो सब योग्यताएं हम पूरी करते हैं। तो क्या आपके जो चाहते थे वही वो योग्यताएं पार करते थे? हम भी तो करते थे, तो हमें क्यों नहीं नियुक्ति दी गई? और जो नियुक्तियां हुई है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, तो पहले तो समाचार पत्रों में प्रकाशित होनी चाहिए थी। और उसका एक प्रोसेस होता है, एक नियमावली होती है, उसके तहत अगर आप नियुक्तियाँ करते तो हम भी उस पर प्रतिभा लेते। तो मात्र आपका ये कहना है कि हम अपने चैतों को निकालेंगे और हम हमेशा ही इस प्रकार से बेरोजगार रहते रहेंगे। लगातार अगर हम 12-15 साल से इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हमें इस प्रकार के पता चलता है कि भर्तियों में इस प्रकार की धांधली हुई है, तो हम क्या करें? आप ये बताओ। हमारे रोज़गार के लिए आप कहते हैं कि संविधान में हम आर्टिकल 14-16 देते हैं, समानता का अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार देते हैं। तो अवसर की समानता आर्टिकल नंबर 16 देता है, तो क्या अवसर मिला हमें? हमें तो अवसर बैठने का भी नहीं मिला परीक्षा में, और आप नियुक्तियाँ दे देते हो। किस प्रकार से आपका प्रोसेस है, हमारे तो समझ में आता नहीं है और ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारे जो शहीद थे, जो हमारे उत्तराखंड जो बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? हमारे जो शहादत दी है, हमारे खटीमा कांड हुआ है, मुजफ्फरनगर कांड हुआ है, मसूरी कांड हुआ है, आज वो जो शहीद हुए हैं उनकी आत्माएं भी बोल रही होगी कि हमने किस प्रदेश के लिए हम अब बलिदान दिया है। इसके लिए बलिदान दिया है कि जो विधानसभा है, जो
संविधान का मंदिर कहा जाता है, उसी में नियुक्तियाँ इस प्रकार से हो रही है, तो ये तो बहुत निंदनीय है। और इस प्रकार से तो बेरोजगार के लिए ये बहुत ही, उत्तराखंड के बेरोजगार के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य है। और इस प्रकार के जो कृत्य कर रहा है, ये प्रशासक हो या राजनेता हो, ये बहुत ही गलत है और ये बेरोजगार के साथ छलावा है। रतोड़ी जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर कुछ पत्र वायरल हो रहे हैं जिसमें ये लिखा जा रहा है कि महोदय मेरा नाम ये है, सेवा में माननीय विधानसभा अध्यक्ष, मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया है, मैंने अराना किया है, फलाना किया है। उस आधार पर जो नियुक्तियां दी जा रही हैं 5400 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 1-1 लाख तक की नौकरियां दी जा रही है, रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि रेवड़ियों का जो कल्चर है इस देश में बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अपनी नाराज़गी व्यक्त कर चुका है। और 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से ये कहा है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें नफरत की हद तक जाना पड़ेगा। इस बारे में आप जो ये पत्रों के माध्यम से नियुक्तियाँ हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो पूरा धांधली है। आप नियुक्तियाँ उन लोगों को दे रहे हैं जो आपको मोटा पैसा दे रहे हैं। मात्र वो पैसा कमाने का जरिया रख दिया है। आज नियुक्तियाँ जो हो रही हैं वो मात्र पैसा कमाने का जरिया रख चुका है। आप अशासकीय विद्यालयों में भी इसी प्रकार के कार्य हो रहे हैं और जो संविदा कर्मचारी लग रहे हैं वो भी इसी प्रकार से लग रहे हैं। तो ये मात्र पैसा कमाने का जरिया है और कुछ नहीं है। हमारे साथ एक और भाई यहाँ पे हैं जो सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि वो अपना रुख रखें। भाई, पहले तो आप अपना नाम बताइए। और देहरादून से ही हूँ और काफ़ी समय से इन चीज़ों को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि कहाँ क्या चीज़ चल रही है। विधानसभा की बात है, माननीय हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, सही किया उन्होंने जो इनको रखा है, बहुत सही किया उन्होंने अपने लोगों को रख दिया है। आपको जो करना है आप करिए, उनका कहना है। संविधान का जो उन्होंने मजाक बनाया है, पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि भैया जल विभाग में उन्होंने, जल संस्थान में उन्होंने अपने लड़की को बोला कि भैया ज़रूरत थी, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई थी, रख दिया। क्या गलत किया? आप बताइए ना क्या गलत किया। आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप बोलिए तो आवाज़ उठाइए उसके खिलाफ। आप इन्होंने आज विधानसभा में कई भर्तियाँ करी हैं, 73 लोगों को इन्होंने रखा है। सारे कोई पीआरओ है, कोई किसी का पीआरओ का रिश्तेदार है, इसका रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार है। आप लोगों ने आवाज़ उठाई, कितने आवाज़ नहीं उठी? तो वो करेंगे और वो तब तक करेंगे जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओ। क्या आपको लगता है कि जो लोग अभी विधानसभा में कार्यरत हैं वही सबसे प्रतिभाशाली है और उत्तराखंड के जो 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं उनमें योग्यता नहीं है यहाँ आने की? ऐसा है, योग्यता की बात तो यहाँ रही नहीं, यहाँ तो सेटिंग की बात रही। जिसकी सेटिंग की, अगर सेटिंग योग्यता है तो वही लोग योग्य हैं। तो वहाँ सिर्फ सेटिंग की बात थी तो वो सब योग्य हैं, क्योंकि योग्यता की यहाँ बात नहीं। कोई विज्ञप्ति निकली है क्या? विज्ञप्ति नहीं निकली। किसी कोई मानदंड थे इसके कि भैया क्या चाहिए, क्या ग्रेजुएशन चाहिए, क्या चाहिए, कोई इसमें कोई निर्धारण नहीं था। जिसको रख दिया वही योग्यता है, तो इस हिसाब से तो वो ठीक है। लेकिन ये हमारे अधिकारों का तो हनन है। आप कहते हैं कि भैया रोजगार के समान अवसर मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं? यहाँ बस इतना है कि यहाँ अगर बोला जाए कि किसी भी भर्ती में देख लीजिए, आपके पास पैसा है, सेटिंग है, चाहे आप बैकडोर से जो एंट्रियाँ हो रही हैं, ये विधानसभा की बात नहीं है, सचिवालय में जो एंट्रियाँ हुई हैं उनका क्या, और जगह जो एंट्रियाँ हो रही हैं। हमारे माननीय विधायक मंत्री जी जो कहते हैं कि भैया हम बिल्कुल भी भ्रष्टाचार को बख्शेंगे नहीं। आप कह रहे हो रेवड़ियाँ बांट रही हैं, मुफ्त रेवड़ियाँ बांट रही है सरकारें। भैया ये जो रेवड़ियाँ नहीं है क्या, सरकारी रेवड़ियाँ जो सरकारें बांट रही हैं, भैया हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को क्या स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आप उनका स्वतः संज्ञान ले सकते हो। जो यहाँ सरकारी नौकरियाँ बांट रही हैं रेवड़ियों की तरह, मुफ्त बांट रही हैं, आप उनका संज्ञान क्यों नहीं लेते? आप उनका भी स्वतः संज्ञान लीजिए, आप उन पर भी कार्रवाई कीजिए। वो भी तो संविधान का हनन हो रहा है। भाई, क्या जिस तरीके से नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के जो ओएसडी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पीआरओ हैं, जब ये लोग टेंडरों में प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से पैसा कमाते हैं, तो क्या सरकारी तंत्र के अंदर इनका दखल एक अन्याय जैसा नहीं है उत्तराखंड के 9 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों के साथ? जब सरकार कह रही है कि स्वरोजगार कीजिए, क्या इन लोगों के लिए स्वरोजगार नहीं है? मैं आज आपकी, जैसे आपने स्वरोजगार की बात करी, आज मैं बैंकर्स समिति की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि 70% जो लोग स्वरोजगार करना चाहते थे उनको क्या है, इन्होंने लोन नहीं दिए। सिर्फ 30% लक्ष्य पूरा हुआ है, 70% एप्लीकेशन इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो आदमी क्या स्वरोजगार करेगा यहाँ? आप खुद सोचिए क्या स्वरोजगार करेगा? और जो धांधली से आएगा वो धांधली ही तो करेगा। आपको क्या लगता है जो 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 15 लाख रुपए देकर आएगा, क्या वो अपना पैसा नहीं निकालेगा? ये जहाँ से उन्होंने पैसा दिया वो पैसा कहाँ से कमाया होगा? जिसने 15 लाख रुपए दिए, पहले तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो पैसे दे के आ रहे हैं, जो
और भी भर्तियाँ हैं जितनी है सबकी CBI जांच होनी चाहिए पहले तो। और ये पता होना चाहिए कि भैया जो 15 लाख 20 लाख 35 लाख रुपये दे रहा है वो कहाँ से आए, इतनी बड़ी मात्रा में रकम, क्योंकि ये नगद ही दी होगी इन्होंने, चेक से तो आपको दी नहीं होगी। भैया इतनी ज़्यादा रकम रखना, क्या इसका कोई प्राविधान है कि आदमी कितने रकम अपने पास रख सकता है? ये 15 लाख रुपये जो कैश लिया जा रहा है ये कहाँ से आया है? ये काला धनी तो है। आप काले धन की बात करते हैं, स्विस बैंक से लाइए। अरे भैया जो घर यहाँ पड़ा है पहले उसको तो ठिकाने लगाओ आप, उसको तो कब्जे में लो अपने, स्विस बैंक से तो आता रहेगा, वो तो देख लिया कितना धन आया। लेकिन आप पहले इस धन की बात कीजिए, यहाँ के रोज़गार की बात कीजिए, यहाँ के लोगों की बात कीजिए, तभी ये उत्तराखंड बनने का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। वरना आप कितनी बात कर लीजिए किसी भी चीज़ की, कोई मुद्दा हल नहीं होने का, ये आपके लिए और हमें नहीं। भाई एक बार और मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत लंबा तिरंगा लगा हुआ है, इस तिरंगे में 3 रंग हैं, इन रंगों में शांति का, विश्वास का, एकता का, ईमानदारी के ये प्रतीक हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो उत्तराखंड के हमारे रीढ़ है, हमारे विधानसभा जिसको राज्य का पवित्र मंदिर कहा जाता है, तो क्या यहाँ पे इन सब जो विश्वसनीयता है, ईमानदारी है, जो हमारे विधायक शपथ लेते हैं जिन पंक्तियों की कि शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा, क्या आपको लगता है कि उसका वो पालन कर पा रहे हैं? देखो जितने भी जो हमले हो रहे हैं ये काले कारनामे हो रहे हैं, ये गांधी जी की फ़ोटो के नीचे ही होते हैं। इन्होंने हमें सत्य पे चलने का मार्ग बताया था। तिरंगा जो हमारे देश का प्रतीक है, इसी के नीचे बैठ के यहीं के लोग क्या कर रहे हैं, धांधियाँ कर रहे हैं। कोई बाहर का आके नहीं कर रहे हैं यहाँ, कोई बाहर का आ गया, चुने हुए प्रतिनिधि कर रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी कहते हैं कि भैया विधानसभा जवाब देगी। अरे भैया विधानसभा में है कौन? आप लोग विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि तो हैं, आप लोग कहीं बाहर के थोड़ी हैं। आप लोग, आपने नियुक्ति करी है, आपने बिना किसी कारणवश जब आप वित्त मंत्री बने उसके बाद आपने जो है विद्या समिति का जो है उसको पास कराया है। उससे पहले आपने क्यों, जब उन्होंने स्वीकृति नहीं दी थी, वित्तीय स्वीकृति नहीं थी, तो आपने किस आधार पर उनको जमीन दिलाई? तो इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा ना। विधानसभा में कौन है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि तो हैं, आप भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, आपको जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर ही क्यों, बाहर क्यों नहीं दे सकते आप जवाब? भाई एक प्रश्न और मेरा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, युवा यशस्वी मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मार्च 2022 तक उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी में कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, आवेदन निःशुल्क होंगे। और लेकिन इसके इतर विधानसभा में अलग से विज्ञप्तियाँ निकाली गई, 1100 रुपये शुल्क लिया गया, और उसमें भी यदि हमने सूचनाएं मांगी तो सूचनाएं कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमको प्रदान नहीं की जा रही है। तो एक देश में, एक ही राज्य के अंदर क्या ऐसे 2 विधान चल सकते हैं? ये जो भी चीज़ें बनाई गई थी इसलिए बनाई गई थी कि क्योंकि गरीब बच्चा तो 1000 रुपये देने में कतराएगा, साफ क्या, क्योंकि हमें भी पता था, सबको पता था कि सेटिंग तो होनी है। सब इस लोग फॉर्म भरने के बाद भी उनका ये था कि भैया सरकार बदल जाए, क्या पता सेटिंग भी बदल जाए, क्या पता चीज़ें बदल जाएँ, सेटिंगें होनी है, सबको पता था। इसलिए उन्होंने ज़्यादा फीस रखी, भैया लोग कम भरेंगे। आप देख लो कि जहाँ तक 1 या 2 पोस्टें निकलती हैं UPSC की, कितने लोग भरते हैं? 1 लाख 1.5 लाख रुपये फॉर्म भरते हैं। इसमें कितने में भरे? 7 या 8 या 9 हज़ार लोगों ने फॉर्म भरे। कितने रखे गए? इसीलिए रखा गया था कि कम से कम लोग इसको फॉर्म को भरें और कम से कम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। ये अपने लोग अंदर करेंगे तो कम से कम लोग इसकी आवाज़ उठाएंगे, और कम लोगों की आवाज़ दबाने में आसानी है। बाकी रही मुख्यमंत्री जी की बात, मुख्यमंत्री जी ने जितना अभी तक मैं मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से संतुष्ट, पर कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें भी सुधार करने की जरूरत है। वो कहते कुछ नहीं, करते ये नहीं चाहिए। आपको अपनी एक बात में निर्णय पे अटल रहना पड़ेगा। आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आपको CBI जांच के लिए, प्रत्येक परीक्षाओं की CBI जांच के लिए आदेश पारित करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप कितनी STF जांच करा लीजिए, STF वाला कभी अपने अधिकारी से नहीं पूछ पाएगा भैया आप हाकम सिंह के रिजॉर्ट में क्या कर रहे हैं। ये सामने मैं देख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि युवाओं की भावनाओं के अनुरूप वो फैसले लेंगे कड़े कड़े। भाई क्या आपको लगता है कि इस समय उत्तराखंड के मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, विधायकों के पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास एक सुनहरा अवसर उत्तराखंड के युवाओं ने प्रदान किया है कि आप ये रेवड़ी कल्चर को बंद कीजिए, क्योंकि जनता का दबाव है, और इस समय आपने जितने अपने अधीनस्थों को बैकडोर से एंट्री कराई है, आप उनको ये करके उनको यहाँ से हटा सकते हैं कि जनता का दबाव है। इसमें जनप्रतिनिधियों की छवि भी खराब नहीं होगी और एक मिसाल उत्तराखंड में पेश हो सकती है। अगर ये क्योंकि हमसे 20 गुना लगभग बड़ा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 543 देखिए कर्मचारी हैं, और यहाँ पे 560 कर्मचारी। जैसे आप बोल रहे हैं नजीब पे, अगर ये करते हैं तो एक नजीब जरूर होगी उत्तराखंड में।
और ऐसा नहीं है कि ये हटा नहीं सकते हैं। जैसे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी कह रहे थे टेम्परेरी व्यवस्था, अरे भैया टेम्परेरी व्यवस्था भी है, आपके अपने लोग रखे हैं, कई बेरोजगार घूम रहे हैं। आदिनाथ सेवा चयन आयोग में कई लोग हैं जो 1 या 2 नंबर के मेरिट से बाहर हो रहे हैं, आप उन लोगों को चयन का मौका दीजिए ना एक बार। आपको टेम्परेरी बेसिस में रखना है, क्या उन लोगों को ठीक तो नौकरी की आवश्यकता नहीं है? उन लोगों को भी आवश्यकता है। आप एक बार सोच विचार जरूर कीजिएगा इस पर। और उसके बाद यह है कि बेरोजगार के साथ जो छलावा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और 2 लाइनों के साथ बात खत्म करूँगा कि उत्तराखंड में आज तक जितनी भी भर्तियाँ हुई, आप सबको पता है कि सबने धांधली है। आप उनमें जितने भी आरोपी जांच करिए, जो करना है आपको साम दाम दंड भी आप जिस प्रकार से कर सकते हैं उनको पहले हटाइए। पहले प्रशासन को सच करने की ज़रूरत है, क्योंकि काम कौन कर रहा है ऊपर बैठ के? वही लोग कर रहे हैं जो धांधलियों से या आए हैं, वो हमारे सर पर बैठ के नाच रहे हैं। पहले उन लोगों को बाहर किया जाना जरूरी है। और यहाँ ईमान बिकता है, यहाँ फरमान बिकता है, और आप दाम तो बोलिए, यहाँ इंसान बिकता है। इसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि एक कड़ा से कड़ा निर्देश, एक कड़ा से कड़ा मतलब कहते हैं कि मतलब कठोर इनको जो है निर्णय लेना चाहिए। देखिए इसमें कई लोगों का जो है कल रो रहे थे, कुछ आज रो रहे हैं छात्र, वह कईयों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। इनका भी अपना स्टैंड सही है, भैया जो मेहनत कर रहा है उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। उन लोगों को क्या कर रहे हैं, ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं जिन लोगों ने 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख दिए, वो लोग आज सरकारी सेवाओं में हैं। वो लोग मेहनत, जो युवा मेहनत कर रहा है वो आज सड़कों पर ऐसे ही धरने दे रहा है।